क्योंकि पढ़ा तो आपने 9th में उसको ऑलरेडी है, बट रीकैप किए, अच्छे से डेप्थ में रिवाइज किए, आप शायद इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो भाई 9th खत्म हो गया, 10th इतना बड़ा लंबा एक साल बीत गया ना, तो कैसे याद होगा? तो आई अंडरस्टैंड। सारे डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स हैं या सारे डिस्प्लेसमेंट्स डिस्टेंसेस हैं? तो ये आपका पॉइंट है, ये प्लेट यहाँ पर है। आधे रेवोल्यूशन के बाद आप देखोगे आपका जो है बढ़ रहे हैं तो पॉइंट बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मैं आपको ऐसे जंप करके नहीं पढ़ाने वाला कि हाँ आपने पढ़ा होगा सीखा होगा, बिल्कुल नहीं बेटा। आज हम डेप्थ में ही पढ़ेंगे। स्वागत है आपका द हार्ट सीरीज में, जहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं आपका ब्रांड न्यू चैप्टर काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बिना डिस्टेंस बिना डिस्प्लेसमेंट को रीकैप किए, रिवाइज किए, मैं नहीं बोल रहा कि पढ़े बिना, क्योंकि पढ़ा तो आपने 9th में उसको ऑलरेडी है, बट रीकैप किए, अच्छे से डेप्थ में रिवाइज किए, आप शायद इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जहां पर हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे महारती टॉपिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, ये आने वाले काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का बेसिस बनने वाले हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग वंडर करो कि आज अभिषेक सर कैप पहन के काहे आए हुए हैं, क्योंकि बेटा ये जो सेशन है मेरे लिए बहुत बड़ी नॉस्टैल्जिया है। मैंने मेरे ख्याल से पिछले साल एक बहुत ही बेहतरीन, 2 साल पहले बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, और आज मैं उसी वीडियो को इंस्पिरेशन में लेते हुए आज मैं आप क्लास 11th वालों बच्चों के लिए वही टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने वाला हूं। लेट मी टेल यू गाइस, वो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसको थोड़ा री एडिट करके, रीमास्टर करके आपके सामने भी प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे, लेट मी टेल यू इन वेरी वेरी डिटेल, ताकि आप समझ जाओ कि आज भाई पूरा धमाकेदार सेशन होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं कि भाई 9th में आपने पढ़ा हुआ है तो चलता है, नहीं, मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद 9th में स्कूल में ध्यान ना दिया हो, या तो भाई 9th खत्म हो गया, 10th इतना बड़ा लंबा एक साल बीत गया ना, तो कैसे याद होगा? तो आई अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ऐसे जंप करके नहीं पढ़ाने वाला कि हाँ आपने पढ़ा होगा सीखा होगा, बिल्कुल नहीं बेटा। आज हम डेप्थ में ही पढ़ेंगे। डेप्थ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद वी विल कम बैक हियर, हम तो रिवाइज करेंगे। कम बैक हियर सर मतलब हाँ, हम यहां इस स्क्रीन के सामने नहीं पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाहर पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। वो पढ़ने के बाद वापस यहां आएंगे, समराइज करेंगे, और समरी के बाद भाई साहब दे धनाधन सवाल प्रैक्टिस करेंगे, दे धनाधन। अब आप अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे अभिषेक सर क्या इस टॉपिक से आपके नीट में सवाल आते हैं, क्या इस टॉपिक से हमें सीबीएसई क्लास 11th में सवाल आते हैं, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, सीबीएसई क्लास 11th में आपको सवाल आ सकते हैं फॉर श्योर। ये बेसिक है हर एक चीज का, ठीक है? तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस जरूर करेंगे आज के सेशन में। और अगर आप में से कोई जेई प्रिपेयर कर रहा है तो भाई आज हम जेई लेवल के सवाल भी लाए हुए हैं ताकि आप फोड़ो। तो आज के इस प्रैक्टिस में ना पहले हम बेसिक सवाल करेंगे। आज तीन कैटेगरी के हैं। एक है आपका बेसिक सवाल, ठीक है, दूसरा है आपका पीवाईक्यू, एक सवाल जो आया हुआ मैं दिखाऊंगा भाई, आपको क्यों नहीं दिखाऊंगा, और उसके बाद होगा आपका पीवाईक्यू के बाद अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन हम स्पेशल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे आज के इस चैप्टर से। अचीवर्स सेक्शन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो उन बच्चों के लिए है जो इनके ऊपर एक कदम जाना चाहता है अभी से, शुरुआत से, है ना? थोड़ा सा हाई लेवल थिंकिंग वाला सवाल होगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो आज ये सारी चीजें होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का वीडियो को, उससे ज्यादा मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो प्लेलिस्ट पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। तो वेलकम टू दिस सेशन, दिस इज अभिषेक सर, आपके जानू सर, आपके क्या सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? चलते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। कितनी मेहनत करती है देखो आप लोगों के लिए, देख रहे हो कितनी मेहनत जा रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, चलो आज हमारी यही क्लासरूम है भाई, मजा आ गया। हाँ तो मेरे शेरों शेरनियों, शुरू करते हैं कि भाई साहब होता क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो है तो ये बहुत सिंपल सी चीज़। अगर मैं आपको इंजीनियर तरीके से बताना चाहूँ तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स दिस वे,
दैट वाज पॉइंट ए, नाउ दिस इज पॉइंट बी। इफ आई आस्क यू कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कहोगे सर ए से बी तक जितना डिस्टेंस उतना था। तो अभी आपने मेरे ख्याल से 2 या 3 फीट कवर की होगी आपने। लेट्स टेक इट एज 3 फीट, करेक्ट। अगर मैं यहीं से फिर वापस पॉइंट ए पे आ जाऊँ तो आप बोलोगे हाँ सर अभी 3 + 3 फीट 6 फीट, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, परफेक्टली ऑल राइट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक काम करते हैं, समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ इस तरफ, दोबारा पॉइंट बी तक आ गया मैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं ए तक पूरी तरह नहीं जाऊँगा, बट आई विल जस्ट कम बैक हियर फॉर मे बी 2 more फीट्स। सो दैट वाज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, नाउ दिस इज सी पॉइंट। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि भाई मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, आप कहोगे सर 3 फीट इस तरफ, फिर आपने यहाँ 2 फीट काम किया, तो 3 + 2 5 फीट्स, 5 मीटर्स, जो भी आपको बोलना है बोलो, कोई इशू नहीं है। नाउ माई क्वेश्चन इज what is the net distance covered? I'm not asking you total distance, but what I'm asking is कि what is the net distance covered? जैसे आपने किया होगा ना, मैंने भी कुछ दिन कल मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, तो मैंने बताया था आपकी नेट डिस्टेंस कैसे सोचते हैं बच्चे, नेट फोर्स के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स की भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का नेट फोर्स। ये हमने किया हुआ था आपके इवन फोर्सेज वाले चैप्टर में भी, करेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे भी, पिछले साल आपने किया भी हुआ 8th ग्रेड में। तो वैसे ही यहाँ पे नेट डिस्टेंस क्या हुआ, आप कहोगे सर यहाँ से 3 फीट और यहाँ से 2 फीट आपने वॉक किया, तो 3 - 2 फीट, माई आंसर इज 1 फीट। So people, that is exactly what displacement is. Yes, that is what exactly displacement is, which is nothing but the net distance traveled by you. It's not the total distance, it is the net distance. मजा आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ ये एक डेफिनेशन नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। तो विल अंडरस्टैंड वन ऑफ देम, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वन ऑफ देम, वी आर गोना अंडरस्टैंड वन मोर ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, इस बार हमने स्ट्रेट वॉक नहीं करना, अभी इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। मान लो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, दिस इज अवर पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट ए से हम आगे बढ़ रहे हैं टू पॉइंट बी, 1 2 3 4 5, चलो 5 कदम चल लिए हमने, सीधा चल लिया हम। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे, अभी हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है, चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सर मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलोगे सर 5 कदम प्लस 5 कदम 10 कदम, यानी कि 10 फीट बेसिकली, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूं कि मेरा नेट डिस्टेंस कितना है अभी यहाँ पे, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि अब तो ये स्ट्रेट मोशन नहीं आ रहा ना, इजी था, 10 फीट 5 फीट इस तरफ 2 फीट इस तरफ, तो माइनस करना बहुत ईजी था। लेकिन अब तो ये सीधा सीधा नहीं रहा, अब तो ये ऐसे ही हो गया, तो आप कैसे निकालोगे? इस मामले में आती है आपकी सेकंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज नथिंग एल्स बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the initial and the final position of an object। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं it is the shortest distance between the initial and the final position of the object। दोबारा देखते हैं, हमने यहां से शुरुआत की थी, 1 2 3 4 5, 5 कदम डिस्टेंस, 1 2 3 4 5, 10 कदम डिस्टेंस। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे पॉइंट ए और मेरे इस पॉइंट सी, पॉइंट बी तो वहां था ना, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, वो इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट सी मेरा फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच में क्या है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो सिंपल है, आप बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। और जैसा अभी आपने यहाँ पे भी देखा होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बी कर्व्ड, isn't it? Exactly people, इस बात को पूरी तरह से याद रखना। So we have done 2 definitions of distance right now. Now let me ask you one question. ये तो सारी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गए, बट अगर मैं आपसे भी पूछूं, देखते हैं, ये मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, बट मैं स्ट्रेट नहीं घूम रहा ना, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, बट इनफैक्ट मैं कुछ और बना रहा हूँ। समझ तो आ गया होगा आपको? हाँ, मैंने भी सर्कल बना दिया, और सर्कल बना के मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। अब मेरा सवाल है आपसे कि इस सिनेरियो में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैंने ट्रायंगल मारा ना, मैंने कुछ भी किया, एक सर्कल मारकर वापस वहीं पे आ गया। यू गॉट द राइट पीपल, इस मामले में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था। वाई? बिकॉज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरा यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजिशन तो सेम ही है,
तो मैं तो घूम के सीधा यहीं पे आया, हेंस माई नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। गॉट दैट पॉइंट? वाह, मजा आया। तो ये मैंने आपको सर्कल वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल इसी के बेसिस में आते हैं, चाहे वो आपको मिड टर्म्स हो या तो फाइनल एग्जामिनेशन हो या तो आपको यूनिट टेस्ट हो, तो बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आएंगे। तो जब आपने कंप्लीट चक्कर मार लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। व्हाट इफ नाउ वी डोंट डू द कंप्लीट चक्कर बट वी डू हाफ ऑफ द चक्कर? यहाँ से शुरुआत की, सर्कल मारकर हम यहाँ पे आ गए, सीधा सीधा स्ट्रेट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑफ कोर्स बता, आपने वहां पे शुरुआत की और आपने आधा सर्कल चक्कर लगाया, ठीक है। तो इस आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वहां से लेके यहाँ तक, दैट इज बेसिकली योर डायमीटर। तो व्हेन यू आर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सर्कल, योर डायमीटर बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड? वेरी वेरी सिंपल। जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो आपने आधा चक्कर लगाया है, मतलब आपने एक सेमी सर्कल बनाया है, और सेमी सर्कल का कैसे निकालते हो आप सर्कमफ्रेंस? टोटल सर्कल होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल हो गया पाई आर। दैट इज बेसिकली योर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, दैट्स व्हाट इट इज। तो जब भी आपको पूछा जाए कि एक सर्कल में, सर्कल के मोशन में डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना है, नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, करेक्ट। ऑल द बेस्ट पीपल। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आपका डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट होता है, क्या आपका डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है? देख लेते हैं एक बार, चलो। अब टोपी की बारी आएगी बहुत जल्दी, देखते हैं कि क्या कह रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है, ठीक है, समवेयर देयर इज पॉइंट बी, 5 कदम की दूरी में। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मैं सीधा जा सकता हूँ, करेक्ट, मैं सीधा जा सकता हूँ, या तो अगर मेरा मन करे तो मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, जिगजैग, करेक्ट। या तो मेरा मन करे तो मैं वहां जाकर फिर वहां जा सकता हूँ। भाई मेरा मन कुछ भी कर सकता है, इंसानों का मन है, कभी मत टोलता है कि नहीं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इन्फिनाइट तरीके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ए से बी जाने में क्योंकि इन्फिनाइट तरीके हैं, इन्फिनाइट पाथ्स है, इन सारे पाथ्स में डिस्टेंस जो आप कवर करोगे वो सेम रहेगी कि अलग रहेगी? सोच कर बताओ। आई एम प्रीटी श्योर यू नो द आंसर बाय नाउ। सर ऑफ कोर्स ये बात है, डिस्टेंस अलग हो जाएगी बिकॉज द पाथ कवर्ड बाय यू इज डिफरेंट इन एवरी सिनेरियो। एग्जैक्टली राइट पीपल। सो डिस्टेंस बिकम्स पाथ डिपेंडेंट। जब भी आप पाथ बदलते हो तो फिर पाथ के बदलने की वजह से जो पाथ आप कवर करोगे वो बदल रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी बदलेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, करेक्ट। आप दिल्ली से कन्याकुमारी 1000 तरीकों में जा सकते हो और हर तरीकों में आपका क्या कहते हैं, अलग अलग होगा डिस्टेंस, पाथ कवर्ड। एग्जैक्टली राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के लिए अगर मैं आपको एक शॉर्टेस्ट रूट बताऊं तो आप तो वही लोगे ना। तो वैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन सर, वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस सिनेरियो में सेम है कि अलग है? ऑल दीज वेज, स्ट्रेट जाओ, जिगजैग जाओ, वहां जाकर जाओ, जैसे चाहे जाओ, कोई भी पाथ आप कवर करो, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? बताओ चैट पे स्पैम करके, बता रहे हो? तो उसका जवाब सही है बिल्कुल कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट रहेगा सर, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। आप पाथ जो कोई भी चूज करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, स्ट्रेट पाथ ही रहेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट बिकम्स अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा पाथ ले रहे हो। जिंदगी में कोई भी रास्ता चुन लो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वो मामा जी हैं आपके जिनको फर्क पड़ता है कि ये एमबीए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एमबीए कर रहा है, आईआईटी जा रहा है, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट आप हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा बात ले रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल थिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ये इंटरेस्टिंग है बहुत, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो पॉइंट ए पॉइंट बी दोबारा पकड़ते हैं। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी में मान लो कि मैं सीधा चल रहा हूँ, पॉइंट ए से मैं सीधा चला 5 कदम, पॉइंट बी पे पहुंच गया, ऑलराइट। अब इस मामले में जब मैंने स्ट्रेट लाइन चली
इस मामले में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 feet is my distance और डिस्प्लेसमेंट भी 5 feet ही है. That means when I'm walking straight, when I'm having a straight line motion, my distance is equal to displacement. That's a very important point which you need to note down people कि distance तभी displacement से equal होगा जब आपका straight line motion है. लेकिन displacement कभी भी आपका distance को overtake नहीं कर सकता है. So your displacement can never be greater than the distance. It can be either equal to or less than distance. It can never be greater than distance. हमेशा याद रखना displacement आपका is always lesser than or equal to distance. It's never greater than that. क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कोई भी तरीका अपना लो, मैं ऐसे जाऊँ बी तक, मैं उल्टा पुल्टा जाऊँ, डिस्टेंस ही बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगी. समझे? ठीक है. और इक्वल कब होते हैं ये डिवाइस कर लिया हमने कि भाई जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हो. अब जो बताना है मेरे को आपको ध्यान से सुनो. तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, ठीक है, मैंने 5 कदम कर लिया, कूल है, 5 feet डिस्टेंस, 5 feet डिस्प्लेसमेंट. अब मैं यहाँ से 2 कदम वापस, सो 2 feet आई वॉक दिस वे. व्हाट इज माई डिस्टेंस? 5 + 2 7 feet. व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट? चार्ट में बताओ. मेरा डिस्टेंस यहाँ पे 7 feet हुआ. व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट? ऑफ कोर्स 5 - 2 3 feet सर. परफेक्ट. व्हाट इफ मैं थोड़ा और 2 कदम इधर आ गया, तो व्हाट इज माई टोटल डिस्टेंस? 5 feet + 4 feet 9 feet. व्हाट्स माई डिस्प्लेसमेंट? 5 feet - 4 feet 1 feet. What if I take one more step? So I have reached back where I started. तो यानी कि मेरा 5 feet उस तरफ, 5 feet इस तरफ, total distance is 10 feet, but my displacement is 0 because now my initial and the final position is the same. I came back to the same position. The distance between the initial and the final position is 0 because I'm the same point, correct? But what if मैं यहाँ रुके बिना, मान लो मैं वहाँ 5 कदम से चल रहा था, लेकिन चल के आने के बदले मैं मून वॉक करके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी. मैं मून वॉक करके निकल गया, मान लो यहाँ पे आ गया, आई हैव क्रॉस्ड, दिस इज माई पॉइंट ए मान लो, ठीक है, और मैं क्रॉस करके यहाँ पे आ गया. नाउ व्हाट शुड बी माई डिस्प्लेसमेंट? Because if I come back to the initial position, it is 0. If I am towards the same direction where I started, it is positive. What happens to my displacement when I am on the other side of it? Think this as a number line. Max का number line. Number line का एक तरफ पॉजिटिव होता है, सेंटर में 0 होता है, और राइट साइड में नेगेटिव. जहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव होता है. समझ में आ गई बात? वैसे यहाँ पे आप समझोगे तो अब जहाँ से शुरुआत करते हो, अगर आप उसको अपना ओरिजिन मानो, तो अगर आप अपना ओरिजिन मानो, तो एक तरफ जब जाओगे उसको अगर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो, तो उसी ओरिजिन में वापस आकर अगर आप उस तरफ जाओगे तो फिर आप इसको क्या मानोगे? नेगेटिव. सो योर डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव whenever you start the motion in one direction, and if in case you're coming back and without stopping at the initial position you go towards the other way, it's negative. Isn't that very simple? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आप इस तरफ जाते हो, 5 feet आपने इस तरफ कदम करेक्ट किया, उसके बाद फिर आप इस तरफ आ रहे हो, तो आपने इसको क्या बोला? 5 पॉजिटिव - 3. तो आपने वैसे भी इस डायरेक्शन नेगेटिव मान ही लिया है. तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में नेगेटिव 7 चल लिया, तो आप क्या करोगे? 5 - 7 करोगे ना, तो -2 ही जवाब आएगी. यस, दैट्स द ओवरऑल आइडिया पीपल, कि डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डिस्टेंस नहीं है डायरेक्शन डिपेंडेंट. डिस्टेंस तो भाई आप ऐसे चलो बस बढ़ते जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा. इट कैन बी इधर पॉजिटिव, इट कैन बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 and can be negative, and that is why displacement is direction dependent, hence it is a vector quantity. Distance आपका vector quantity नहीं है, it's a scalar quantity, but displacement becomes a vector quantity. तो बच्चों हमने सारी चीजें समझ ली है related to your distance and displacement. तो चलो वापस चलते हैं स्क्रीन में and let's talk more and more about quizzes and more quizzes. रेडी हो जाओ जुड़ने के लिए. वेलकम बैक गाइस. तो कैसे हो मेरे शेरों और शेरनी? मजा आया ना? चलो ठीक है, होपफुली आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा. अब आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं, समराइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा है, कि करके समराइज कर लेते हैं. ठीक है, तो लिख देते हैं क्योंकि ये नोट्स आपको डाउनलोड करना है, तो नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? भी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है
टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, यही सीखा अभी हमने, तो इसको याद रखना आपको, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, परफेक्टली ऑसम। दूसरा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मल्टीपल हमने डेफिनेशन सीखे, सबसे फेमस डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना बेटा, बहुत सिंपल तरीके में। अब अगर आपसे कोई पूछे, एक सवाल बहुत कॉमन आता है आपके सीबीएसई 11th में कि यार ऑल डिस्टेंसेस आर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट्स आर डिस्टेंसेस, मतलब बोलने में कंफ्यूजन लग रहा है ना, मैं पूछ रहा हूं कि भाई ऑल डिस्टेंसेस आर डिस्प्लेसमेंट्स या और डिस्प्लेसमेंट्स आर डिस्टेंसेस, यानी कि क्या सारे डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स हैं या सारे डिस्प्लेसमेंट्स डिस्टेंसेस हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सुन के लगता है कि ये क्या पूछ लिया सर। तो हमें याद रखना है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत छोटा सा अंतर, और वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस ही ना, है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, तो डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे डिस्टेंस होंगे, लेकिन सारे डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जरूरी नहीं कि सारा डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट ही हो, इसलिए हमेशा याद रखिए कि भाई ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर डिस्टेंसेस बट नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है बेटा, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर डिस्टेंसेस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, ये भी हमने सीखा, इसकी एसआई यूनिट है हमारी मीटर, क्योंकि लेंथ है ना, मेजरमेंट क्या हो रहा है, लेंथ मेजर हो रहा है, और यहां पर क्या होगा एसआई यूनिट यहां पर भी होगा आपका मीटर। अब देखिए डिस्टेंस का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कोई नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, जब आप आगे जाके स्पीड पढ़ोगे तब आप वहां से शायद डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दोगे, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। जैसे हमने वीडियो में प्रैक्टिस भी किया है, आपने सब्ट्रैक्ट किया था, क्या सब्ट्रैक्ट किया था आपने बोला था भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, और डिस्टेंस को यहाँ पर डिनोट करते हैं डी से, ये तो आपको पता होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाला था हमने निकाला था भाई फाइनल पोजीशन और आपका इनिशियल पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में और आपका इनिशियल पोजीशन में कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हमने सीखा कि डिस्टेंस जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है कि नहीं, कि मतलब जिस रास्ते आप जा रहे हो उस रास्ते पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ आपका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे आपके डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो बढ़ती जाती है, वो बस बढ़ती जाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ इंडिपेंडेंट है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस फर्क ये पड़ता है कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या था। और वैसे ही वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, यहां पर ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस वजह से अगर आपका डायरेक्शन बदलेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा ना, सीधे चलते जाओगे तो ऐड करते जाओगे, वापस घूम कर आओगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपका मामला यहां पर ऐसा नहीं है, डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डायरेक्शन क्या है, और इसी वजह से ये डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना बेटा। तो ये है आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 7 मेजर डिफरेंसेस। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये शायद आपके पहले पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट में आपके स्कूल के टीचर्स इजी सवाल देने के लिए पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपको इसके ऊपर सवाल नहीं आने वाले, ठीक है बेटा। लेकिन ये मेजर चीजें हैं जो अभी हमने समराइज कर ली है, और हमने वादा किया था समरी के बाद हम दनादन सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज मैं बहुत सवाल लाया हूं, तो अभी हमारे 20-25 मिनट निकल गए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आने वाले 20-25 मिनट पूरा सिर्फ हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की खुद कोशिश करना, या तो अगर आपको एक चैलेंज करनी है मुझे तो मेक श्योर कि आप मेरे से पहले जवाब देने की कोशिश करो दनादन, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला सवाल आपके सामने ये आता है, ध्यान से देखिए, पूरी मेहनत से करिए, पूरा ध्यान यहां पर दीजिए, ठीक है। पहला सवाल आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग का सवाल है, ये शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, असर्शन रीजनिंग सर। तो देखो क्या सवाल दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट्स नॉट जीरो, है ना।
हाँ भाई, एसेशन बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का जीरो हो सकता है अगर उसने ट्रैवल किया है, और डिस्टेंस जरूरी नहीं कि जीरो हो। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हम एक सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, तो या तो फिर आप इनिशियल पोजीशन से जाकर वापस फाइनल पोजीशन पे आ जाओ, आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो होना जरूरी नहीं है। तो आपको जो एसर्शन है वो डेफिनेटली ट्रू है। अब रीजन क्या कहता है ना, अब रीजन कहता है द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ क्या भाई, ऐसा है क्या आपका डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो आपका जो रीजन है वो तो फॉल्स हो गया, तो रीजन फॉल्स हो गया, एसेशन ट्रू हो गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? एसेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज यहां पर करेक्ट। बराबर है, मुझसे पहले जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो अगेन एसेशन रीजनिंग है। अब बाय द वे अगर आप वंडर कर रहे हो कि सर ये सवाल आप कहां से ला रहे हो, ये सारे, ये तो पीवाईक्यू वाली किताब नहीं लग रही। हाँ, वरना क्योंकि मैं हर पीवाईक्यू वाले किताब में लिखता हूं कि कौन से साल आया हुआ है। जो बच्चे मेरे साथ यूनिट समेशन पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि मैं हमेशा यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेंशन करूंगा कौन से साल आया हुआ है। ये हमारी नीट की किताब नहीं है, ये पीवाईक्यू की किताब नहीं, ये हमारे नीट तत्व की किताब है, जहां पर प्रैक्टिस सवाल दिए हुए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। आप चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तत्व किताब का भी लिंक दे दूंगा, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए पूरे 11th और 12th की जो किताब है कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए पर है। पूरे 11th 12th के कुल मिलाकर 27 किताब है उसमें, 27 बुक्स है उसमें, जिसमें 13 किताब है 11th के लिए और 14 किताब मेरे ख्याल से 12th के लिए, ऐसा कुछ है। 27 बुक्स है उसमें, ठीक है। तो हर एक टॉपिक में आपको बेसिक सवाल भी मिलते हैं, आपको पीवाईक्यूज भी मिलते हैं, और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट के शॉर्टकट्स भी मिलते हैं, कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होता है, और एंड में होता है अचीवर सेक्शन, जहां पर थोड़े हाई लेवल के सवाल होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे कैटेगरी है, आप चाहो तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा। और उसमें आप चाहो तो सिर्फ 11th का, सिर्फ 12th का भी ले सकते हो। सिर्फ 11th का लगेगा तो 2000, सिर्फ 12th का लगेगा 2000, कंबाइन करोगे लगेगा तो 4000, वैसे, ठीक है, जैसे आपकी चाहिए, आपकी मर्जी है। एसर्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर समझ नहीं आया, क्या पूछा सर इसने? समझ नहीं आया मेरे को, छोड़ो, जाने दो, रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही जवाब है भाई, रीजन तो सही है, रीजन सही कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो रीजन आर फॉल्स और एसेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, सी डी नहीं हो सकते हैं, ए और बी में से कोई होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा आपको 9th ग्रेड से याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो ये आपका v, ये आपका t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, यानी कि वक्त के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, और इस स्लोप के अंदर क्या एरिया है? ये आपका एरिया चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूंगा, इस पूरे ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा, है ना, अगर इस पूरे पार्ट का मैं वेक्टर सम निकालूंगा, एरिया का वेक्टर सम निकालूंगा, तो फिर मुझे क्या मिल जानी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट मिल जानी चाहिए। जवाब इसका बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर मैं इन जनरल आपको पूछूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर सर? बेस तो यहाँ पर टाइम है। हाइट क्या है यहाँ पे सर? हाइट तो हमारा वेलोसिटी है ना। हाइट क्या है भाई? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बिल्कुल सही बात है, आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपका एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन 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 सवाल यहां पर यह है कि क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? ऑफ कोर्स नहीं भाई। इसके अंदर का एरिया इसलिए क्यों है? क्योंकि भाई हमेशा जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे यहां पर, वो वेलोसिटी टू टाइम बनेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट आराम से दे देगा। एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू अ डिस्प्लेसमेंट। दैट डज नॉट मीन कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए आपको मिलता है। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व को डिस्टेंस देगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। नहीं भाई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जवाब सही होना चाहिए बी, ठीक है, कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ठीक है बेटा, परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखोगे यहां पर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 9 में भी आपसे पूछा गया होगा ये। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is equal to or less than 1, always equal to 1, always less than 1, always more than 1। ठीक है, ये मैंने समझाया भी था आपको हमारे वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो जो अगर बनेगी वो क्या इक्वल टू 1 होगी, वो लेस देन 1 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी। हमने अभी कुछ देर पहले सीखा कि आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल हो सकता है या तो वो कम होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने सीखा हुआ है ना। दैट मीन्स यहां पर जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल हो सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर से इक्वल हो गया तो कट जाएंगे, 1 बचेगा,
तो या तो आपका वो डिनोमिनेटर से इक्वल होता है, इक्वल होगा तो 1 होगा वैल्यू रेशियो का, या तो वो कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपके डिस्टेंस से हमेशा कम होता है, कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सो न्यूमरेटर कैन बी लेस देन डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि आपका मान लीजिए एग्जांपल देता हूं 5/10 है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी रेशियो की 0.5, 1 से कम की वैल्यू आ रही है ना। तो योर रेशियो विल ईदर बी लेस देन और इक्वल टू 1 बट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो यहां पर कौन सा वैल्यू होना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन 1। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, परफेक्ट, मजा आ रहा है। तो पहला हमने बेसिक सवाल कर दिया, अब डरो मत बेटा, बहुत सवाल करने हैं आज, तो बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एकदम घोट के पीना है हमें। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवालों का साइज थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं आपके लिए, ताकि आप और अच्छे से देख सको। दिख रहा है भी, है ना, और बेटा दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि मैं बनाता सिस्टम में हूं ना, तो कभी कभी समझ नहीं आता कि भाई किस साइज में रखो, सिस्टम में बहुत बड़ा लगता है सवाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, A particle moves along the x-axis from xi to xf, यानी कि x initial to x final point, ठीक है, of the following values of the initial and final coordinates, which results in the displacement with the largest magnitude। इनमें से कौन से coordinates का जो displacement है सबसे ज्यादा magnitude आपको देता है। ये है तो बहुत सिंपल सवाल, अगर आप दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही कर लोगे, बट ठीक है, फिर भी चीजों को इजी बनाने के लिए हम थोड़ा सा अपना सा एक इंटीजर लाइन बना देते हैं। हमें y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहां पर तो भाई कहां तक जाना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स, अच्छा -8 तक जाना पड़ सकता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, 2 कर ले, 2 4 6। वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, कि वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं तो लेने की जरूरत नहीं। -2 -4 -6 -8, ठीक है। मान लीजिए ये इंटीजरल लाइन है, 1 2 3 4 बीच में पूरा ऐसा है, ठीक है, इन जनरल मान लीजिए। ओके, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां पे मिल रही है? अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है, 4 मीटर टू 6 मीटर। 4 मीटर इनिशियल, 6 मीटर फाइनल। भाई 4 से 6 मीटर कितना होता है? 2 मीटर का डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये कौन सा है भाई, ये आपका ए है। अब आगे क्या है, -4 टू -8, -4 टू -8। तो भाई -4 टू -8 अगेन आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, -4 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम चीजों को नेगेटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। तो ये -4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑप्शन बी। तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है वहां पर, ठीक है। अब सी देखते हैं, 4 मीटर और -2 मीटर, 4 मीटर से -2 मीटर, यानी कि 4 मीटर से यहां -2 मीटर तक गए हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 मीटर से -2 मीटर, यहां पर यानी कि आपका -6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट सी, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो -6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है। तो भाई ये तो अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। अब पॉइंट डी करते हैं, -4 से +4 मीटर। ओए होए होए, ये तो फिर खत्म होगी ना बात। -4 से +4 मीटर, आप देख सकते हो ऑप्शन डी हो जाता है आपका 8 मीटर का ना। -4 से 0 4 मीटर, 0 से 4 8 मीटर, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन डी आपकी सही बन जाती है, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, एक एक करके करते जाएंगे, आराम से करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने अंदर, क्योंकि जैसे काइनेमेटिक्स आती है तो फिर दिल में धक धक होने लग जाती है कि सर 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 क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे आज मैंने आपको काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि आपको मेरे को डराना नहीं है, डराना बिल्कुल नहीं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, क्या होता है, वो होता है, ये होता है, नहीं बताने नहीं है, क्यों टेंशन लेना, जब वक्त आएगा तब बताएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ 8 मीटर साउथ, ऐसे सवाल करने हैं ना हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो 9th में ऐसे ही किया था। A body moves 6 meter north 8 meter south, what is its resultant displacement from initial position, only magnitude, ठीक है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो, बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, यानी कि ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आपका बॉडी मूव करता है नॉर्थ के डायरेक्शन में कितने मीटर भाई, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। और उसके बाद साउथ की तरफ 8 मीटर, अरे साउथ की तरफ मतलब घूम के अब साउथ की तरफ 8 मीटर आ गया। तो अगर आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, तो जाहिर सी बात है -2 मीटर का यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि शुरुआत यहां से की थी तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। 6 मीटर ऊपर 8 मीटर नीचे, तो -2 मीटर का यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल है ना, देखो हम बहुत सिंपल सवालों से कर रहे हैं बेटा, और इसमें देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आपको 2 मीटर, बात खत्म, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है? 9 के लिए कलर अलग इस्तेमाल करेंगे, है ना, चमकीला कलर है बहुत 9। आ जाओ भाई, ठीक है। क्या है भाई? द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज्ड, व्हाट कैन बी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि भाई ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो गया, जिस लोकेशन में था उस लोकेशन में अब है नहीं है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बोथ कैन नॉट बी जीरो, नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है हमें।
वन ऑफ द टू मे बी जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो, चाहे वो घूम के वापस आ सकता है ना। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बोथ मस्ट बी जीरो, नहीं भाई बोथ जीरो क्यों होंगे हैं, दोनों को जीरो, डिस्टेंस क्यों जीरो होगा। इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा जरूर बिल्कुल भी नहीं है ना। परफेक्ट है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, परफेक्ट हो गया, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आज भाई जैसे मैंने कहा बहुत प्रैक्टिस करनी है, आज सारे सवालों को करेंगे ना, मजेदार तरीके से सारे सवालों को करेंगे। चलो इस क्वेश्चन के इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, अब दिख रही है क्लियरली। चलो ठीक है, परफेक्ट है। तो सबका ध्यान यहाँ पर, अभी सबका ध्यान यहाँ पर, चीजों कंटिन्यू करते जाएंगे। क्या पूछ रहा है अब, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, अच्छा 10 यहाँ पर मार्किंग है, हमने 10 से ज्यादा कर लिया मेरे ख्याल से सवाल अभी, तो देखते हैं। अ बॉय स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट इस तरफ होती है, 3 किलोमीटर इस बच्चे ने ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। उसके बाद एंड देन गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा उसके बाद 4 किलोमीटर ऊपर गया, तो मेरे को शायद उल्टा थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था इसे, है ना। तो 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में गए, और 4 किलोमीटर ऊपर के डायरेक्शन में गए, है ना, ठीक है ओके। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ है, ये आपका फाइनल पोजीशन हुआ है, ठीक है ओके। अब आगे क्या है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉयज, ठीक है बेटा। तो अब आपको सिर्फ इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देना है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो आप इसके टेल को, अरे सॉरी, हाँ, तो आप इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टेल टू हेड मेथड, नहीं भाई ये तो टेल टू हेड मेथड कर सकते हो ना, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ऐड कर सकते हो आप, या तो फिर आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम को निकाल सकते हो। ये आपका परपेंडिकुलर बन जाए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर आप आपका आराम से ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेलल लॉ वेक्टर एडिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा ना बेटा। तो यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि ये हेड टू टेल मेथड है, तो हेड टू टेल मेथड में ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है बेटा। लेकिन क्योंकि आसान है यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो वो अप्लाई कर लेंगे। तो एच स्क्वायर यहाँ पर होता है आपका पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या होगा, पी कितना है आपका, पी आपका परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ये है आपका 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर 16 प्लस 9, एच स्क्वायर आपका हो जाता है 25, रूट ऑफ आपका 25 होता है पाई मीटर। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल है ना। तो इसमें इतना ध्यान नहीं देना, इसको इतना टेंशन में लेना भी नहीं, सारे बेसिक सवाल हैं जो आपने किए हुए हैं पहले। तो 5 मीटर सही जवाब है, ऑप्शन सी करेक्ट। अब आगे बढ़े, चलो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कि 11 में क्या दिया हुआ है, अजीब। तो अजीब क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पर क्या है, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन डिस्प्लेसमेंट इज, सिमिलर सवाल है, आप इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहले 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए हुए हैं, तो यहाँ से 10 मीटर वो नॉर्थ गए हुए हैं, और उसके बाद 20 मीटर ईस्ट गए, 20 मीटर ईस्ट, तो ऐसे ईस्ट गए हुए हैं 20 मीटर, ठीक है, बराबर है। चलो अब हमें क्या निकालना है, दोबारा वही बात होगी, कर लो बात सर, वही सेम बात होगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो अभी आपको वही अप्लाई करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका 10 का स्क्वायर, सो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इसका हो जाएगा 100, ठीक है। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 500, सो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 500, ठीक है बेटा। रूट ऑफ 500 माने कि अगर मैं इसको 5 इंटू 10 करूंगा तो 10 रूट 5 हो जाएगी, है ना। 10 रूट 5 आपका जवाब होना चाहिए, 10 रूट 5 यानी कि रूट 5 आपका होगा 2 गुनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 2.2 के आसपास आना चाहिए, 2.2 22 484 होता है ना। सो 2.25 के आसपास आना चाहिए, सो द वैल्यू फॉर एच शुड बी 22.5 मीटर के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। ऑप्शंस में 22.5, अरे बिल्कुल है भाई, 22.5 बिल्कुल ऑप्शन में है। इतना अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना आजकल अभिषेक सर 11th पढ़ाने थे, जो बच्चे मेरे को 9 से जानते हैं पता होगा कि मैं मैथ्स में कितना गंदा हूं, बट ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया इस बात को लेकर। चलो आप क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, चलो ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पर। अभी 12 तो भाई साहब माशाल्लाह मजा आ जाता देखकर, क्या दिया हुआ सवाल। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकंड में आपका एथलीट जो है एक सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मार देता है। तो गौर देने वाली बात यह कि भाई इनिशियल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए। एक चक्कर मारकर वापस आ गया वो,
टाइम से फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम लगा है। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द राउंड, खत्म भाई बात, 0 है, बात खत्म होगी ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खत्म होगी बात भाई। ठीक है, चलो ये भी प्रैक्टिस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेट। हाँ जी, ये हमारा मेरे ख्याल से आखिरी सेट है, इसके बाद फिर हम नीट के पीवाक्यू करेंगे और फिर हम उसके बाद अचीवर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप पूरे ध्यान से यहां पर सब लोग देखिए, इसका भी मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यहां पर, है ना, क्वेश्चंस का दिख रहा है सबको, चलो बराबर है। ठीक है, तो पूरा पूरा ध्यान यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे, देखते हैं कि क्या है यहां पर, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम। सिमिलर सवाल है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 डॉट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड्स। ठीक है, सिमिलर सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा शायद यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और फाइनल पोजीशन पता नहीं कहां पर है, शुरू यहां से कर रहे हैं और घूम के आ रहे हैं 40 सेकंड के अंदर, यानी कि एक राउंड हो रहा है 40 सेकंड में। ठीक है, अब व्हाट विल बी इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, 2 मिनट 20 सेकंड के एंड में कितना उन्होंने डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें पता है ये लगाना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में क्या वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं कि कोई और पोजीशन पे आ रहे हैं, वो पता लगाना हमें। सेम पोजीशन में आगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नहीं है तो फिर जवाब निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर 2 मिनट और 20 सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड और 20 सेकंड और ऐड कर दो तो 140 सेकंड। सो 2 मिनट और 20 सेकंड होते हैं आपके 120 प्लस 20 सेकंड, जो होते हैं 140 सेकंड्स। परफेक्ट है, 140 सेकंड्स। कितने चक्कर भाई, एक चक्कर लगता है 40 सेकंड का, तो अगर मैं 140 को अगर 40 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 0 0 कट गया, 4 जाएगा, 3 ज़ा 12, 3.25 ना, है ना, 14.4, अगर 14/4 मेरा है, नहीं 3.5 ही है, सॉरी 3.5 राउंड्स मेरे हो जाते हैं। 3.5 राउंड मार रहा है आपका बंदा, यानी कि एक राउंड पूरा मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा और फिर उसके बाद आधा राउंड मारा है। तो आपका जो जवाब है यहां पर आके अटक जाता है कि दिस इज योर फाइनल पोजीशन, एंड इफ दिस इज योर फाइनल पोजीशन तो बेटा आधा राउंड यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट विच इज द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, है ना। सो योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, यानी कि अगर आपका रेडियस r है तो 2r शुड बी द आंसर। 2r यानी कि 2 इंटू आपका रेडियस कितना, रेडियस नहीं दिया हुआ ना आपको सवाल में, नहीं रेडियस आपको r दिया हुआ है सीधा, सो 2r इज द फाइनल आंसर का, इस पर खत्म बात। तो 2r ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिया हुआ है, बात खत्म। अच्छा सवाल था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स करें सवालों को, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, हाँ सर आप धीरे धीरे चीजों को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए जा रहे हो, है ना। चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा, आखिरी जो 2 सवाल आएंगे और बहुत ज्यादा लेवल का होगा। A body moves over 1/4 of a circular arc in a radius of circle of radius r. The distance traveled by the will be respectively. अब इस बार देखो ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्या पूछा गया है यहाँ पर, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। वो आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर भी अगर डिस्टेंस पूछता तो फॉर्मूला कुछ और लगता। हाँ पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ ए सर्कुलर आर्क, यानी कि भाई एक क्वाड्रेंट है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका पूरा सर्कुलर आर्क है, ठीक है, पूरा सर्कुलर आर्क है, उसका 1/4 घूम रहा है, यानी कि आपका जो बॉडी है वो कितना घूम रहा है, वो बस सिर्फ और सिर्फ इतना घूम रहा है, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो यहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। पूरा घूमता तो फिर वो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता, पेरीमीटर होता, तो क्या होता भाई, फिर इसका फॉर्मूला 2πr होता, है ना, 2πr होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/4 घूम रहा है, सिर्फ क्वाड्रेंट घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा 2πr का 1/4 घूम रहा है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, d इज इक्वल टू 2 और a2 कट गया, πr/2 आपका फॉर्मूला हो जाता है, बात खत्म होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू πr/2 ऑप्शन में है, अब भाई ऑप्शन पहला ऑप्शन ही वही है, πr/2, बात खत्म, ठीक है, πr/2। समझ में आ गई बात, डिस्टेंस क्या हुआ, πr/2, ठीक है, कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कि ये क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। ये हुई ना सवाल, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे अभी बबुआ, डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर आर्क 1/4 क्वाड्रेंट वाला कैसे निकालोगे। अब परेशानी हुई ना। तो इस सवाल में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट, जैसे सेम सर्कल बनाया हमने, ठीक है बेटा, सेम सर्कल बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पर 1/4 ऑफ अ क्वाड्रेंट में मूव हो रहा है, ठीक है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इनिशियल पोजीशन है आपका, ये फाइनल पोजीशन है आपका, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये अगर आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो यहां पर क्योंकि 1/4 क्वाड्रेंट है, अगेन यहां पर हमारे लिए आराम से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि भाई सेंटर पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है 1/4 क्वाड्रेंट, इसलिए हम बच गए। अब हाँ, अगर ये 1/5 बोलता तो फिर वाट लग सकती थी, क्योंकि 1/5 में राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता है ना, राइट एंगल। 1/6 बोलता तो और वाट लग जाती। अब 1/4 बोला है तो ठीक है, आधा बोलता तब भी प्रॉब्लम नहीं है, आधा बोलता तो डायमीटर जवाब हो जाएगा, डायमीटर है ना। 3/4 बोलता तब भी फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये 1/4, आधा, 1/2, 1/4 एंड 3/4 इज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन इट कम्स डाउन टू डिस्प्लेसमेंट फाइंडिंग। लेकिन जैसे ही बात 1/5, 1/6 या कोई भी और एंगल के लिए हो जाएगी जो 90 डिग्री नहीं होगा, हमारी वाट लगेगी और थोड़ी देर में लगेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ऑफ कोर्स है भाई, तो मेरा हाइपोटेनस ही है डिस्प्लेसमेंट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। सो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आपका परपेंडिकुलर बेस दोनों रेडियस है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो विच इज बेसिकली इक्वल टू 2r स्क्वायर, है ना। तो माई हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2r स्क्वायर, ठीक है, विच इज r√2, ठीक है। r√2 मेरी वैल्यू बन जाती है, r स्क्वायर बाहर आएगा तो r हो गया, तो r√2 मेरा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को क्लियरली, ऑप्शन ए है r√2, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये सवाल हो गया। चलो आप थोड़ा सा पीवाईक्यू करते हैं, मेरे ख्याल से हाँ, ये रहा आपके सामने AIPMT का 2011 का सवाल। AIPMT क्या होता है सर? AIPMT होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो बेसिकली बेटा नीट का पुराना नाम है। 2011 में उसको AIPMT बोलते थे, मेरे टाइम पे 2010-11 के आसपास जब मैं लिख रहा था AIPMT बोलते थे। अब इसका नाम नीट हो गया है ना। चलो ये क्या है भाई? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज गिवन एज -240 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है -240 मीटर यहाँ पर, ठीक है, -240 मीटर देख लेंगे। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट, देखो भाई इतना इजी सवाल दे दिया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यार? नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि नहीं? और क्या इंडिकेट करेगा? पहला ऑप्शन क्या है भाई? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही सही है। आगे भी देख लेते हैं। नेगेटिव पाथ लेंथ, ये क्या होती है भाई? डिस्टेंस पाथ लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। पोजीशन ऑफ कार इज एट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -120, हट चल हट, नो सिग्निफिकेंस नेगेटिव, हाँ देयर इज नो सिग्निफिकेंस, नहीं देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। तो -240 मीटर में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म। इतना इजी सवाल भाई है कि नहीं? तो ये भी हमारा सवाल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार था, हाई लेवल सवाल जिसमें आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो इस वीडियो को अभी एंड तक देखना बस, और चलेगा ये सेशन मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट और फिर भाई खत्म पूरा सेशन, ठीक है। चलो अब पूरे ध्यान से देखो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा सवाल है। इसका भी जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और देखते हैं कि इसको करना कैसे, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पर बेटा, क्या सवाल पूछा है यहाँ पर? मेरे को नॉस्टैल्जिया, और क्योंकि जेई का सेशन जब मैंने लिया था 5 साल पहले मेरे ख्याल से, तब भी मैंने सवाल कराया था और बच्चों को बहुत पसंद आया था। सो आई मीन कंप्लीटली नॉस्टैल्जिया नाउ। तो क्योंकि 9th में हम इस लेवल के सवाल नहीं करवाते हैं, 11th में जब मैंने जेई 11 पढ़ाया था 5 साल पहले, तो इट्स अमेजिंग है, ठीक है। तो सवाल क्या देखते हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान यहाँ पर बेटा, पूरा ध्यान यहाँ पर, सवाल क्या है देखो, ठीक है। अ व्हील विथ रेडियस 45 सेंटीमीटर, यहां पर आपके सामने एक व्हील है। मैं इस डायग्राम का साइज थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे इतना जगह काफी है, इतना भी नहीं चाहिए मेरे को, और बढ़ा देता हूं, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पे, अब डायग्राम बढ़ गया। तो ये भाई ये व्हील की रेडियस बताई जा रही है 45 सेंटीमीटर, कितनी? 45 सेंटीमीटर है इस व्हील की रेडियस, बराबर है। चलो ठीक है। रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रही है, सीधा रोल हो रही है। स्लिप का मतलब क्या होता है कि भाई वो रोल करते हुए ऐसे ऐसे स्लिप करके जाती है, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि भाई फ्रिक्शन है, बराबर रोल हो रही है, कोई भी एडिशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि स्लिप की वजह से एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ना। थोड़ा घुमा और फिर ऐसे सरकते हुए आगे चला गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, P इज अ डॉट पॉइंटेड इन द रिम ऑफ द व्हील एट टाइम t1, तो एट टाइम t1 है ये वाला पॉइंट P यहां पर है, इज एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द फ्लोर, ठीक है। एट अ लेटर टाइम t2 द व्हील हैज रोल्ड थ्रू 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो आधे रेवोल्यूशन के बाद, 1/2 मतलब क्या होता है? आधे रेवोल्यूशन के बाद आपका पॉइंट P यहां पर आ गया। आधा रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, आधा रेवोल्यूशन ये होता है ना, आधे रेवोल्यूशन के बाद आपका पॉइंट P यहां पर आ गया। तो यानी कि ये रेवोल्यूशन हुई, इतना आपका डिस्टेंस कवर किया है यहां पर आपके व्हील ने। मुद्दा वही कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे कि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो इसका आधा रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यही कहने की भी हम कोशिश कर रहे हैं।
बात समझ में आया? तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस भाई ये पूरा सर्कल होता है 2 पाई और होता, तो ये क्या है? ये है आपका बस पाई आर। क्या है आपका ये? पाई आर। पूरा सर्कल घूमता, अगर ये पी पूरा घूमकर वापस आ जाता तो पहली बार डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, लेकिन यहां पर अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर वेरीड है। पहले नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता यार, डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होता है, यहां से वहां एंड तक जाना होता है ना, बट वो इजी होता करने में। लेकिन अब ये आधा रेवोल्यूशन है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंसेस कैसे नापेंगे हम? यहां पर भाई बताया जा रहा है कि हाफ रेवोल्यूशन कवर किया, तो इतना ही डिस्टेंस तो जमीन पे भी कवर करेंगे ना घूमते वक्त। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे क्या है इसको मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद क्या पूछा गया है? वन ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है भाई, तो पॉइंट पी का इनिशियल पोजीशन यहां पर है, पॉइंट पी का आप देखोगे प्यारा सा इनिशियल पोजीशन यहां पर है, और ये आईपी दिख रही है ना? नहीं दिख रही है, आईपी कलर बदलते हैं, कलर बदलते हैं, हाँ ये इनिशियल पोजीशन यहां पर है, हाँ, और ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? बेस तो मेरे पास है पाई आर, आर की वैल्यू दी गई है 45 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी है? ठीक है, तो ये मेरा हो गया बेस, और मेरा परपेंडिकुलर कितना है भाई? डायामीटर, तो ये हो गया मेरा 2r। तो मेरे पास डायामीटर भी है, मेरे पास बेस भी है, अब मेरे को बस हाइपोटेनस निकालना, बात खत्म। तो ये जो सवाल है इसको मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको। चलो प्लेट लाते हैं। हाँ भाई, तो मिल गया, प्लेट आ गई हमारे सामने और बराबर पॉइंटर के साथ आई है। तो देखो, क्योंकि यहां पर आपको दो चीज नोटिस करनी है, मैं करके दिखाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बेस है, आपका परपेंडिकुलर है, बेस में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस तो आपका 2r है, वो तो बराबर समझ में आता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर पाई आर कैसे हुआ उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट P1 यहां पर है, P1 यहां पर है, ठीक है, P1 यही है ना, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो अगर मान लीजिए आपका ये P1 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, ये P1 है, लिखा हुआ है P1, और ये आपका P2 है, P2 लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर P1 पूरा चक्कर लगाता, मतलब ये पूरा चक्कर लगा के वो P1 जो है वापस नीचे जाएगा, ऐसे P1 पूरा चक्कर लगा जाता, तो कितना उसने कवर किया है? P1 ने पूरा चक्कर मारा, यानी कि उसका डिस्टेंस जो जमीन पे कवर किया वो कितना हो गया मेरे हाथों पर? 2 पाई आर हो जाता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस सर्कल इज 2 पाई आर। लेकिन अभी आपका जो P1 है वो P1 यहां से घूमते हुए अपने इस पोजीशन पर आता है, तो अभी उसने आधा ही रेवोल्यूशन कवर किया हुआ है ना, ये पॉइंट यहां से आधा रेवोल्यूशन कवर करके आया हुआ है, तो ये कितना हो गया? पाई आर, और आपको देखो घूमने के बाद यहीं पर आ जाता है, तो परपेंडिकुलर जो बेस है वो भी आपका बन जाता है 2r। परफेक्ट है, चलो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है जवाब। तो इसके आगे तो मेरे ख्याल से आप महान हो, आप आराम से कर लोगे आपका जवाब, क्योंकि यहां पर लगाना क्या है? यहां पर तो लगाना वही है ना, पाइथागोरस थ्योरम। So h square will be equal to p square plus b square बेटा। So h square will be equal to perpendicular का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, और बेस कितना है आपका? बेस है आपका 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी होल स्क्वायर है। ठीक है, सो h square will be equal to पाई आर का होल स्क्वायर। सही कि अंडर रूट कर ले? अंडर रूट भी कर सकते हैं ना, r को फिर बाहर निकाल पाएंगे। हाँ, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो h को ले लेते हैं, यहां पर कैलकुलेशन इजी बनाने की कोशिश करते हैं हम। h इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे r स्क्वायर r का दोनों साइड में कॉमन है, उनको हम कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, तो दी आंसर वुड कम आउट टू बी r बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर से बाहर आएगा तो r बन जाएगा। यहां पर बचेगा आपका पाई स्क्वायर, और यहां पर आपका बचेगा 2 का स्क्वायर जो होता है 4। ठीक है, सो हियर h इज इक्वल टू r विच इज 45 सेंटीमीटर, पाई का स्क्वायर दैट इज 3.14 का स्क्वायर करना है आपको, 3.14 का स्क्वायर कर लीजिए, या तो फिर आप इसको इजी करने के लिए 22/7 ही ले लीजिए, आपकी मर्जी है। 22/7 22/7 कर लो तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा आपके लिए, है ना, और फिर +4 है तो फिर कैलकुलेशन में डिवाइड करने में आपके लिए शायद आसानी हो सकती है, शायद, जरूरी नहीं है कि हो, शायद हो सकती है, बता रहा हूं बस। ठीक है, सो या तो 3.14 का स्क्वायर कर लो आप, वो भी आसान पड़ेगा आपको। 3.14 इंटू 3.14, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4, 4 3 12, 0 4 1 4, 1 1 1, 3 1 3, 0 0, 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3, 4, 3 3 9। ठीक है बेटा, बराबर, तो 6 4 4 8, और ये 2 3 3, और ये 5 4 3 7, और ये 8, और ये 9, तो कितना 0 भाई? 2 1 2 3 4, 9.8586 प्लस 4 हो गया आपका, प्लस 4 कर दोगे आप तो ये बन जाएगा 9.8586 प्लस 4, 13.8586, है ना। सो 13.58,
सॉरी 8586, थोड़ा सा इसको सिग्निफिकेंट फिगर से बदल देंगे तो मेरे ख्याल से हम 13.9 ले सकते हैं। 13.9 या तो √14 अप्रोक्सीमेटली लीजिए, 14 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 ले लीजिए, आपके लिए आसान हो गया इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो 45 इंटू √14, तो √14 कितना होता है यार, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो 45 इंटू 3 और 4 के बीच में होगा, क्लोजर टू 3.8 होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं 37 इंटू 37 करके देखते हैं ना। सो 37 इंटू 37 करेंगे, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 21 21 4 25, 0 7 3 21, 2 कैरी, 3 9 111, तो 9 ये 6 ये 3 और ये 1, तो 1369 हो गया 14, यानी कि बेटा आपका 13.69। तो एक बार 38 इंटू 88 करेंगे तो करके देखते हैं, 38 इंटू 38 ये भी करके देख लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24, 24 6 30, 0 8 3 24, 2 कैरी, 3 9 और ये 11 हो गया, तो 4 ये 4 ये 4 और 1 नहीं, ये 14 से ज्यादा जा चुका है, तो आपके पास यही वैल्यू है, तो 3.7 आपकी वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, 13.69 है, 3.77 के बाद तो कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 3.7 ले लेते हैं, परफेक्ट है। 3.8 नहीं हो सकता तो 3.7 ही लेना पड़ेगा, 3.8 नहीं हो सकता वो, तो 3.75 के अंदर होना चाहिए, तो इट्स फाइन। सो 45 इंटू 3.7 आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके देख देते हैं, तो 45 इंटू 37, 7 5 35, 3 कैरी, 7 28 28 3 31, 0 5 3 15, 1 4 3 12 13, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और 1, 16.65 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ चुकी है। 16.6 नहीं भाई, 166.5 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ चुकी है। राउंड ऑफ करेंगे तो 167 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, ऑप्शन में है कोई नजदीक वाला, 168 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो हमारे राउंड ऑफ में हमने मल्टीपल टाइम राउंड ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर एक बार अप्रोक्सीमेशन की हुई है, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेशन की हुई है, तो सबसे इजीएस्ट आंसर आपका 168 167 सेंटीमीटर, परफेक्ट है गाइस, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा ये सवाल, मजा आया? देखो ये सवाल इससे तो इसके बाद तो मैथमेटिक्स थी, बस समझना ये वाला पार्ट था, कर लिया हमने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, जिसका हम सबको इंतजार था। क्यों था? क्योंकि ये वो सवाल है जहां पर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तब क्या करना है वही समझने अभी हम वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबका ध्यान यहाँ पर, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और अभी आप क्लास 11th में हो, तो इसी वजह से ऐसे सवालों को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पर बेटा, बहुत क्रिटिकल सवाल है, अच्छा सवाल है, क्लास 11th में आपको डराने के लिए आपके टीचर्स दे सकते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से है नहीं, है ना। चलो, अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, आप देखोगे ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल है नहीं बीच में, है ना। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60 मीटर, तो आपको डिस्टेंस ही पूछा बताया रहा है कि भाई ये जो आर्क का लेंथ है वो 60 मीटर का है, आर्क का लेंथ कितना है, 60 मीटर का लेंथ है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी cos 135, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया। तो ऑफ कोर्स ही बात है, यहां पर हेड टू टेल मेथड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर, है ना। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है क्या बेटा, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा वेक्टर्स का सेशन नहीं देखा है बेटा तो देखना जरूर। किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे निकालते हैं वैल्यू, उसका फॉर्मूला एक सिंपल सा आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बताता हूं। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होती है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होती है आपकी वैल्यू ऑफ वेक्टर। बढ़िया, सिंपल। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिजल्टेंट वेक्टर मैंने वहां पर फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। अब आपको बस वैल्यूज डालनी है, ठीक है। ए और बी क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। जो इसका वैल्यू है, जो इसका डिस्टेंस है वो आपका ए और बी है, तो अब वैल्यू डाल दीजिए भाई। यहाँ पर क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्या हुआ, एक सेकंड यार मेरे को एक छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पर ये जो है ना, ये फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है, प्लस नहीं, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है, हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जल्दी से देख लेते हैं, ए स्क्वायर यानी कि आपका आर स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर होता है आपका दोबारा आर स्क्वायर बन गया, माइनस 2, ए क्या है, आर है, बी भी आर है, और cos 135 डिग्री बन गया, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बन जाता है, माइनस 2r इंटू आर अगेन आर स्क्वायर बन जाता है, cos 135 का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस 0.7,
तो -0.7 आप लिख सकते हो अंदर यहाँ पर बराबर। देखो सब तो दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। और तो फिर r वेक्टर निकालेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2r² कॉमन है, तो 2r² बाहर आ जाएगा। 2r² अगर बाहर आएगा तो r² का तो रूट निकल जाएगा, r बन जाएगा, तो लिखा फिर √2r बचेगा, है ना। सो √2r बचेगा बाहर में, और अंदर में रहेगी आपकी मतलब क्योंकि 2r² कॉमन है ना, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, 2r² का 1 बचा, माइनस यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -0.7 ना, तो +0.7 आपका हो गया यहाँ पर। सो r वेक्टर इज इक्वल टू √2r, और ये हो गया √1.7, ठीक है। सो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना, r वेक्टर यहाँ पर कितना बन जाता है भाई, ठीक है। r वेक्टर यहाँ पे कितना बन जाता है, पहले √2 तो भाई 1.414 होता है, ये आप जानते हो, इंटू r इंटू √1.7 आपका होता है गाइस समवेयर अबाउट आई थिंक 1.3 होना चाहिए। 13 × 13 169 होगा, तो 170 के आसपास होता है, तो 169 होगा तो 1.3 हो जाता है। नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई r वेक्टर, यहाँ पर r वेक्टर 1.414 इंटू 1.3 कर दोगे आप, तो 1.414, थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 12 1 कैरी 3 1 3 4 4 3 12 1 कैरी 3 4, ठीक है। तो 04141, ठीक है। तो वैल्यू हो जाती है 2 8 3 8 1, तो 18 कितना भाई, 4 डेसिमल ना, तो 1 2 3 4 1.83, तो 1.84 r आपकी वैल्यू आ जाती है। अगर आपको r की वैल्यू दी गई हो, r की वैल्यू नहीं दी गई है ना, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर 60 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर r की वैल्यू भी डाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे होगा r का वैल्यू, अगर आपको पता है तो ये बेसिकली एक सेक्टर बन जाता है, सेक्टर में ये आर्क लेंथ आपको दी गई है, और थीटा भी आपके पास है, रेडियंस में भी आपके पास वैल्यू है, तो आप s इक्वल टू थीटा अपॉन r वाला फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो, जहां पर r के बदले लिख दोगे थीटा अपॉन r, रेडियंस में थीटा अपॉन s लिख दोगे, तो वो वैसे आप निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, एनीवेज हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, s इज इक्वल टू थीटा अपॉन r का फॉर्मूला हो सकता है, या तो फिर आपका जो ये तब होगा, ये थीटा नहीं है एक्चुअली, जब आपका थीटा आपका रेडियंस में होगा तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, वरना तो फिर आपके पास s का दूसरा फॉर्मूला भी है ना, विच इज होता है ना आपका s इज इक्वल टू थीटा बाई 360 ऑफ 2 पाई r इंटू 2 पाई r, ये आपका जो फॉर्मूला था जब थीटा इज इन डिग्रीज, है ना, ये फॉर्मूला भी होता है आपको, तो 135/360 इंटू 2 पाई r आप कर सकते हो, तब वहां से भी आपको r की वैल्यू डाल देते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये जनरलाइज बता रहा हूँ, r आप रेडियंस या डिग्री किसी में डाल के यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप डालोगे, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर व्हिच कम्स आउट, अब मेरे को बताना कि भाई आपका ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आती है किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए। अगर आप रेडियंस में 0.7 डाल के निकाले हो तो निकाल दीजिए। एस की वैल्यू 60 मीटर है, एस की वैल्यू 60 मीटर मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थीटा सीधा cos 135 डाल के 135 डिग्री करके निकालने वाला, तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप मुझे ये वैल्यू डालकर बताइए कि भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है एज अ होमवर्क इन दी कमेंट सेक्शन पीपल। तो आई एम रियली होपिंग गाइस आपको मजा आया हो, मुझे बहुत मजा आया दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, और बहुत मजा आएगा आपके उस चैप्टर में भी जहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। हम बच्चों काइनेमैटिक्स के कदमों पर अभी चूम रहे हैं, अब हमें पूरा पहाड़ चढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन क्योंकि ऐसे अमेजिंग सवाल हम करने वाले हैं। होपफुली आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक अच्छा गया हो, आपने बहुत सवाल किए हो, जितने सवाल आपको सही जवाब मिले वो भी मुझे कमेंट से बताना। ऑल दी बेस्ट टू पीपल, मैं आपके साथ हूं, पूरा 11-12 पढ़ा कर ही छोड़ूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग।